एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके पीवाईक्यू सीरीज़ का क्लास नंबर 9। और इससे पहले ऑलरेडी हम 8 क्लास कर चुके हैं। अगर आप क्लास नंबर 9 देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उससे पहले कि 8 क्लासेस ज़रूर देखना, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे से रिलेट कर रही है। तभी आगे की क्लास समझ में आएगी जब आप क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करोगे तो ठीक है। तो क्लास नंबर 8 तक हम कर चुके हैं। थोड़ा बहुत ये वीडियो लेट आ रही क्लास नंबर 9, बट कोई नहीं, आगे हम मैनेज कर लेंगे। आगे की जो 2-4 वीडियोज़ 3-4 वीडियो हैं वो थोड़ा जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा, ताकि जो टाइम आपका गैप हुआ था 2-4 दिन का, 4 दिन का गैप जो हुआ था वो कवर हो जाएगा पूरी तरह। ठीक है, 30 क्लासेस का टारगेट है, तो 30 क्लासेस हम बहुत ही जो टाइम दिया हुआ है उसी टाइम के अंदर जो है कंप्लीट करा दूंगा मैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़, जितना जब भी आपका टाइम गैप मिलता है, जैसे 2 दिन का 3 दिन का, तो उस गैप में आपको क्या करना है कि जो पहले की जितनी क्लासेस है, जैसे 8 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, तो 8 क्लासेस को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना था, ताकि कम से कम ये हो जाए कि आगे जाके आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन में वो 8 क्लासेस फिर ऐड नहीं करनी पड़ती और वो कम हो जाता है। ठीक है, जिसने करी थी अच्छी बात है, जिसने नहीं करी तो अभी भी है। आगे जाके अगर गैप होता है 1-2 दिन का, तो उसमें क्या करना है कि आपको प्रीवियस जितने भी क्लासेस हो चुके होंगे उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। ठीक है, तो क्लास नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, और जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हो सकता है कुछ वैसे पॉइंट जो हो सकता है कि थोड़ा बहुत गलत हो जाए, तो उसको भी बता देना कमेंट सेक्शन में, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को मैं इम्प्रूव कर दूंगा। ठीक है, बट बहुत कम चांसेस है कि आपका मिस्टेक रहता है, फिर भी कुछ हो जाता है। ठीक है, 1% मिस्टेक हो जाती है, तो वो चीज़ बता देना कॉमेंट सेक्शन में अच्छे से, है ना। बाकी जो डाउट होगा टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और ये सब क्लास की PDF भी मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा बहुत जल्द, क्लासेस की PDF, जैसे क्लास 1 क्लास 2 करके, और PDF फॉर्म में मैं दे दूँगा। अगर किसी ने नोट्स बनाए उनसे लेके फिर PDF फॉर्म बना के फिर मैं सेंड कर दूँगा। ओके, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 26-25 तक ऑलरेडी इससे पहले क्लास में हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा एलिमिनेशन मेथड से होगा, और मैंने बोला था कि हर एक सेट में एलिमिनेशन मेथड वाले कम से कम आपके 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि मतलब 3-4 क्वेश्चन आपके फ्री के मार्क्स आप कह सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही नॉलेज चाहिए बहुत ज़्यादा या आपको पता होना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला है कि संश्लिष्ट फाइबर जो है, फाइबर हो गया या फिर प्रत्यास्थलक हो गया, पॉलीमर हो गया। फाइबर और पॉलीमर से आप याद कर लोगे, फाइबर और पॉलीमर, तो वो वर्ड आगे किससे रिलेटेड होंगे, कौन से वाले से? देखो, चीनी से उद्योग से तो ये आएंगे नहीं, चीनी उद्योग से। औषधि में भी नहीं आएंगे, औषधि वाले में औषधि आएगा, चीनी में गन्ना, वो सब आ जाएगा। ठीक है, टेक्सटाइल वाले में नहीं आएगा। ये हमारा फाइबर और जो पॉलीमर है ना, ये हमारे केमिकल मिक्स करके बनाया जाता है ना शायद, फाइबर और पॉलीमर। इतना ज़्यादा डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता, बट मैं अगर एलिमिनेट करता तो यहाँ पे बाकी 3 ऑप्शन में ऐसे ही एलिमिनेट कर लेता। ठीक है, टेक्सटाइल में ये आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे संश्लिष्ट फाइबर और पॉलीमर की बात कर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोकेमिकली केमिकल वाले उसमें आएगा, तो ये इसमें कुछ अलग से यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, राज्य की विधानसभा में जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो कौन प्रस्तुत करता है? राज्य की बात कर रहा है, तो राज्य में कौन पड़ेगा? राज्य में राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं करेगा, उपमंत्री और राष्ट्रपति नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे राज्यपाल से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें यहाँ पे कर लेते हैं। राज्यपाल से रिलेटेड हम आर्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद कर लेते हैं हमारा राज्यपाल। अच्छा, इससे पहले मैंने राष्ट्रपति से रिलेटेड बता दिया था ना इससे पहले वाली क्लास में। अब यहाँ पे जैसे ही ये आया तो आपको रिवीजन करना है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड क्या बताया था मैंने, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्या बताना, खुद ही यहाँ पे, ताकि एक टाइप से रिवीजन हो जाएगा। ये मैंने इसका ट्रिक बताएगा, कानी का को। ठीक है, याद है, दियो दसम यानी 52 से लेकर हमारा 61 तक। ओके, तो पकानी यानी राष्ट्रपति का पद हो जाएगा, का मतलब उसका कार्यपालिका हो जाएगा, नी मतलब उसका निर्वाचन नियुक्ति हो जाएगा, कार्यकाल हो जाएगा। फिर उसका को यानी कोटा यानी रीति हो जाएगा, और दी का मतलब होता है दोबारा निर्वाचित हो सकता है, यो का मतलब योग्यता हो जाएगा, दो का मतलब होता है शर्तें यानी 10, और 100 का मतलब होता है शपथ, लास्ट में शपथ, और मौ से क्या हो जाएगा, महाभियोग। ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ इससे प्रीवियस वीडियो में। उपराष्ट्रपति का मैंने बोला उशरा नी का, खुद से भी रिवीजन करना है। ठीक है, कि वहाँ पे क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, ऊ का मतलब उपराष्ट्रपति का पद हो गया, श का मतलब होता है सभापति की जगह काम करता है, राज का मतलब राष्ट्रपति की जगह, नी होगा तो उसकी जगह काम कर सकता है, नी का मतलब निर्वाचन नियुक्ति, का मतलब कार्यपाल हो गया, चू का मतलब चुनाव हो गया, चुनाव प्रणाली जो होता है, सौ का मतलब शपथ हो गया। तो ये हमारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो चुका था। ठीक है, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में। अब यहाँ पर हम राज्यपाल के कर लेते हैं, राज्यपाल के क्या है। ठीक है,
राज्यपाल से रिलेटेड। तो राज्यपाल का यहाँ पे कर लेना राकानी, राकानी कायुसस। बस एक दो बार बोलोगे तो वैसे ही हो जाएगा, राकानी कायुसस। ठीक है, राकानी कायुसस, सो वो वाला कर लेना। ठीक है, देखो राज्य से राज्यपाल का पद, राज्यपाल। ठीक है, आर्टिकल भी याद लगना, ये होगा 153 से लेकर 159 तक ये आएगा हमारा राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर वाला। का से मतलब होता है हमारा कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका हो जाएगा, का से कार्यपालिका। ओके, नी से होता है निर्वाचन या नियुक्ति वाला। ठीक है, का से हमारा होता है कार्यकाल, कार्यकाल। यो से मतलब होता है योग्यता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। सौ का मतलब होता है हमारा शर्तें। ठीक है, शर्त, ये शौ वो वाला होता है शलजम। और 100 से मतलब हो जाएगा हमारा शपथ। ठीक है, 153 से 159 तक हमारे राज्यपाल के आर्टिकल हो जाएंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का ऑलरेडी होता है। तो राष्ट्रपति कहाँ से स्टार्ट होगा, राष्ट्रपति होगा 52 से लेकर 61। ठीक है, 62 में भी वही है, राष्ट्रपति से ले उसकी जगह उपराष्ट्रपति कुछ टाइम के लिए। और उपराष्ट्रपति हो जाएगा हमारा 63 से लेकर हमारा 69 तक। ठीक है, 63 64 काउंट कर लेना। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या करा, एक तो हमने हमें पता है कि राज्य में जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो कौन प्रस्तुत करता है, राज्यपाल प्रस्तुत करता है। राज्यपाल के हमने यहाँ पे आर्टिकल निपटा दिए ताकि आगे जाकर कहीं पे आएगा तो वो चीज़ हम कवर कर लेंगे। राष्ट्रपति ऑलरेडी हम कर चुके थे, उपराष्ट्रपति कर लेते हैं। तीनों से रिलेटेड ही आर्टिकल ज़्यादा पूछा जाता है। कोई डाउट होगा कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और इसको भी जब आप नोट्स बनाओगे तो उसको यहाँ पे फिर से ऐड करते हुए चलना है। ऐसे नहीं कि आपका राष्ट्रपति हो गया तो राष्ट्रपति के बारे में दोबारा से क्यों करना। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्तूप तो हमारा केसरिया स्तूप है। ठीक है, केसरिया स्तूप ये पड़ता है चंपारण में। और चंपारण आपको पता है कहाँ पड़ता है, बिहार में। ठीक है, बिहार में। इस बार जो क्वेश्चंस थे ना, पिछले लास्ट टाइम वाले जो क्वेश्चन थे उसमें सबसे बड़ा या फिर सबसे लंबा या ऐसा कुछ पूछा हुआ था। तो वो चीज़ें पूछी हुई थी जो इससे पहले नहीं, जैसे स्तूप ऐसे पहले नहीं पूछा हुआ था ऐसा कुछ। तो कुछ यूनिक क्वेश्चन पूछे हुए थे, यानी पैटर्न को थोड़ा बहुत घुमाया था कि हम इस बार जो है ऐसे नहीं पूछेंगे कि सबसे बड़ा पुल कौन सा है या सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है या सबसे ऊंचा बांध, ऐसी इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था। नॉर्मली वो क्वेश्चन पूछा हुआ था जो इससे पहले एग्ज़ाम में बहुत ही कम आए थे। तो सबसे बड़ा स्तूप याद कर लेना इस पॉइंट को कि कौन सा है, केसरिया स्तूप, जो चंपारण बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो बाकी को भी कर लेते हैं। जो महास्तूप है ये कहाँ पड़ता है, ये उज्जैन में पड़ता है, उज्जैन। और उज्जैन कहाँ पे आपका, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो सांची, सांची भी आपका मध्य प्रदेश में, सांची तो फेमस है ना मध्य प्रदेश की कहाँ के, रायसेन हिल्स, रायसेन की पहाड़ी में। ठीक है, पहाड़ी पर ये है शायद सांची स्तूप है ना, कंफर्म है वैसे। ठीक है, उसके बाद जो शांति है वो लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख, लद्दाख लेह के अंदर पड़ता है, लेह यानी लद्दाख में। ठीक है, तो चारों स्तूप भी याद रखना। हो सकता है अगला वाला किसी को किसी और स्तूप की लोकेशन वो पूछ लेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ पड़ता है। प्रोटोजोआ संघ में कौन सा प्रोटोजोआ, अच्छा इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2-3 पढ़ा लिए थे ना, इससे ऑलरेडी हमने 2-3 पढ़ा चुका था मैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि क्लास को रिवीजन करना ज़रूरी है। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा था ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा संघ हम कर चुके थे। ऑर्थोपोडा में हमें पता है कि मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी हो गया, इसके बाद टिड्डा हो गया, तितली हो गया, उसके बाद खटमल हो गए, इसके बाद हमारे ये सब हमारे ऑर्थोपोडा में है। मोलस्का में वो था, मोलस्का में एक आया हुआ था कि घोंगा, घोंगा मोलस्का के अंदर था। उसके बाद सिलेंट्रेरा के अंदर क्या था, जेलीफिश, हाइड्रा, ये सब थे ना सिलेंट्रेरा। ये 3 ग्रुप ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन से आएंगे, प्रोटोजोआ वो यहाँ पे नोट कर लो कि प्रोटोजोआ में कौन कौन से हैं। प्रोटोजोआ में एक तो आपको याद करना है अमीबा, यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने अमीबा। उसके बाद पैरामीशियम याद कर लो, पैरामीशियम 2। ठीक है, थर्ड आपका युगलिना, युगलिना भी इसके अंदर है, ऊपर दिया हुआ है इन्होंने। प्लाज्मोडियम दिया हुआ है, प्लाज्मोडियम भी इसके अंदर है। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो नहीं है, स्काइफा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और प्लाज्मोडियम के अलावा आप ट्रिपेनेशियम ऐसा कुछ है। ठीक है, देख लूँगा ना, ट्रिपेनेशिया ऐसा कुछ है, एक बार देख लूँगा। और फोर्थ हमारा ये एक और याद करना, एंट अमीबा,
एंट अमीमा, बोलने पे ध्यान रखना, एंट अमीमा हिस्टोलिका, हिस्टोलिका, ठीक है। तो यानी 4 प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन से आएंगे, एमीबा आएगा, यूग्लिना आएगा, प्लाज्मोडियम, ये 3 तो यहाँ से हो गया, 3 हो गया। चौथा हमारा याद करना एंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है। 5वां हमारा याद कर लेना ट्रेपेनेशियम करके है, बट मैं एक बार चेक कर लूँगा इस नाम को, है ना। प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम याद कर लेना। तो 4-5 नाम याद करना। इन्होंने बोला था कि इनमें से प्रोटोजोआ कौन सा नहीं है, तो स्काइपा नहीं है, बाकी सब प्रोटोजोआ के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, प्रोटोजोआ के अंदर आएगा। सत्रिय के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है, तो अंकीय नाट कहा जाता है। बहुत ही मतलब डेप्थ में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ज़्यादा। तो ये वाली शिफ्ट जहाँ तक मुझे लगा कि ये वाली शिफ्ट आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, मॉडरेट भी नहीं कहूँगा मैं, तो इसे डिफ़िकल्ट ही कहूँगा, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नए कोई टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए थे। जैसे सत्रिय के एकांकी नाटक, शायद इससे पहले बहुत ही कम ये क्वेश्चन किसी उसमें दिखा था एग्ज़ाम में, मुश्किल से आया होगा, बट ये यूनिक था। जैसे स्तूप वाला भी यूनिक था इससे पहले वाला। तो यहाँ से नोट डाउन कर लेना, हो सकता है कि आगे रिपीट हो जाए। तो सत्रिय के एकांकी नाटक को कहा जाता है अंकीय नाटक, अंकीय नाटक। सत्रिय से रिलेटेड अब थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बोला था कि 2000 में ऐड हुआ था सत्रिय, और सबसे बाद का ये शास्त्रीय नृत्य है, सबसे बाद में ऐड हुआ था, सबसे बाद में, ठीक है, सबसे बाद में ऐड हुआ था। सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना हमारा भरतनाट्यम है, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है, भरतनाट्यम है, नो डाउन। अब रिवीजन स्टार्ट इसी तरह से करना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तभी आएगा। टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हो जाएंगे, टोटल शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे 8। कौन कौन से है यहाँ पे कर लेते हैं। पहला हो जाएगा भरतनाट्यम, कथकली, ठीक है, कथक हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है, और कौन से हो जाएंगे, कुचिपुड़ी हो जाएगा, ओडिशी हो जाएगा, ओडिशी हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, सत्रिय हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया, कौन सा, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिशा, मणिपुरी, सत्रिय, और एक और है, कौन सा वाला रह गया, कौन सा एक, चलो याद नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन बता देना कौन सा वाला मिस कर दिया मैंने, ठीक है। इन जो शास्त्रीय नृत्य हैं इसका वर्णन कहाँ पे मिल रहा है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये मिलता है नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र किसकी है, भरत मुनि के। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, और इन्हीं को जो है पंचम वेद भी बोला गया, इसे पंचम वेद भी से बोला गया है। तो यहाँ से हमने थोड़ा बहुत प्रीवियस है रिवीजन करा दिया, ये ऑलरेडी मैं पहले भी करा चुका हूँ बहुत, ठीक है। तो बस यही है कि क्वेश्चन आया तो बाकी चीज़ें भी हमने रिवीजन यहाँ पे कर लिया। द माउंटेन ऑफ लाइट उपन्यास हर एक उसमें आया, तो आगे जाके जो मेन उपन्यास हैं उन्हें हम कर लेंगे, बट जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं पहले इन उपन्यास को याद करते हुए जाना। द माउंटेन ऑफ लाइट किसकी है, इंदु सुंदरेशन की, ठीक है, इंदु सुंदरेशन की, यहाँ पे याद कर लो, द माउंटेन ऑफ लाइट, ठीक है। तो हर एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में एक हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ था, किससे, आपका उपन्यास से। तो उपन्यास वाले टॉपिक भी एक बार देख लेंगे, जो मेन उपन्यास आगे जाके आएंगे, या करंट में कोई उपन्यास में अगर किसी को कोई अवार्ड मिला होगा तो वो चीज़ भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, एलिमिनेशन मेथड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड लगाना बहुत ईजी है। मैथिल क्लोराइड का इन्होंने पूछा हुआ था कि रासायनिक सूत्र क्या है मैथिल क्लोराइड का, बहुत आराम से आप कर लो। क्लोराइड का क्या होता है, बस सिंबल, क्लोराइड को Cl होता है। देखो कहीं पे क्लोराइड नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में क्लोराइड था। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, बट किसी को अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है, बट ये पता था कि क्लोराइड में Cl होता है, तो उसका सही है होगा। तो मैथिल क्लोराइड का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा, मैथिल CH3 मैथिल Cl, मैथिल क्लोराइड, ठीक है। बाकी के भी याद कर लेते हैं, बाकी को क्या बोला जाता है। जैसे हमारा C2H6, इसे इथेन बोलेंगे हम, ठीक है। इसका ये किसका फॉर्मूला, इथेन का हो जाएगा। CH4 बहुत बार पूछा है, मिथेन का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद C2H2 भी याद कर लो, ये हमारा एसिटिलीन आएगा, या एथाइन, या बोल दो एथाइन, एसिटिलीन का भी बोल कहीं पे आएगा, तो वो सेम ही हो गया, एथाइन कर लेना है, ठीक है, एथाइन। तो ये C2H6 इथेन का हो जाएगा, CH4 मिथेन का हो जाएगा, और C2H2 एथाइन का हो जाएगा, और CH3 Cl क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाता है, किसी का गलत वैसे नहीं हुआ होगा, थोड़ा बहुत सोचा होगा तो, बट वहाँ पे मैं एग्ज़ाम
का प्रेशर इतना होता कि ये चीज़ें छोटी छोटी या इजी चीज़ें भी हमारी गलत हो जाती, इतना माइंड वहाँ पे जाता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा इजी है, रिपीट है, बहुत पहले भी मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है, बट थोड़ा बहुत घुमाया हुआ है। इन्होंने बोला है कि किस सुल्तान ने सामंतों की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए विनियमों की एक श्रृंखला तैयार की है। विनियमों की, ठीक है, किसने की है? वो किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। किस टाइप से की, क्या की, वो चीज़ हमें विनियम कौन कौन से हैं वो चीज़ हमें डिस्कस करते हैं। अब चारों यहाँ पे रूलर पूछा हुआ है, तो चारों रूलर के ऊपर थोड़ा बहुत चीज़ें हम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चारों अगर रूलर के बारे में एग्ज़ाम में पूछा हुआ है इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है तो चारों को थोड़ा बहुत यहाँ पे हम कवर करते हुए चलते हैं। ओके, सबसे पहले हम करते हैं बलबन। शायद मैंने बलबन के बारे में इससे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ, बट कोई बात नहीं, एक बार और। बलबन गयासुद्दीन किस नाम से गद्दी पर बैठा है? गयासुद्दीन बलबन के नाम से। ठीक है, जो मेन चीज़ है जो पूछा हुआ है, गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठे। इनका टाइम पीरियड था 1266 से लेकर 1287 तक था। कौन से वंश के थे? ये थे गुलाम वंश के। ठीक है, गुलाम वंश के थे। ठीक है, पावरफुल रूलर थे गुलाम वंश से। और एक किसके? चहलगामी के सदस्य थे। चहलगामी यानी 40 सरदारों का एक ग्रुप था, उसके थे। 40 का जो ग्रुप था उसमें से एक था कौन? बलबन। ठीक है, बलबन क्या क्या स्टार्ट किया था इसने? नवरोज़ फेस्टिवल स्टार्ट किया था, और उसके बाद पैबोज यानी पैरों को चूमना, पैबोज, और सिजदा यानी सिर झुकाने वाली प्रथा भी स्टार्ट की थी। सेकंड चीज़, और लोहा और रक्त की नीति अपनाई थी। लोहा एवं रक्त की नीति, ठीक है, रक्त की नीति भी स्टार्ट की थी लोहा एवं। इसके बाद उलुग खां का टाइटल दिया था, उलुग खां का इसे टाइटल मिला हुआ था। ठीक है, उलुग खां का टाइटल। इसके बाद और बलबन ने और क्या क्या चीज़ है? चहलगानी हो गया, और चहलगानी को समाप्त भी इसी ने किया था। ठीक है, चहलगानी को समाप्त भी बलबन ने ही किया था। ठीक है, सिजदा, पैबोद, और बस इतना ही आपका याद कर लो बलबन से। ठीक है, अब सेकंड आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से पहले रूलर कौन आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो पहले इल्तुतमिश आएगा, हमें बलबन से पहले इल्तुतमिश पढ़ना था, बट कोई बात नहीं। तो इल्तुतमिश भी हमारा कौन से वंश से था? गुलाम वंश से ये रिलेटेड है। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड क्या था? 1211 से लेकर 1236 तक। 2 बेटे थे, एक बेटा था रुकनुद्दीन फ़िरोज़, ठीक है, और एक बेटी थी रज़िया सुल्तान से क्वेश्चन बहुत बार मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, या पहली महिला शासिका वो रज़िया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक रूल किया था, और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ ने 1236 में ही रूल किया था, बट ये 8 मंथ के लिए ही 8 या 9 मंथ के लिए ही शासक बने थे। इनकी जगह इनकी माँ शाह तुकरान यानी जो इल्तुतमिश की वाइफ थी। गुलामों का गुलाम इसे बोला जाता है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम। ठीक है, गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश ने क्या क्या किया था? एक तो कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, ठीक है, पूरा कराया था। सेकंड चीज़, चांदी का टंका कहीं पे देगा, और तांबे का जीतल भी 2 सिक्के चलाए थे, तांबे का जीतल भी चलाए। चहलगानी बनाई थी, चहलगामी नहीं, 40 का जो ग्रुप था जिसमें से बलबन था, बाद में बलबन ने ही इसे ख़त्म कर दिया था 40 में जो बचे हुए थे। ठीक है, तो इसे शुरू किया था किसने? इल्तुतमिश ने। इसके बाद एकता प्रणाली स्टार्ट करने वाला शासक भी कौन था? इल्तुतमिश था, एकता प्रणाली के शासन। इसके बाद सुल्तान का टाइटल पाने वाला पहला मतलब विधि के अनुकूल यानी पूरी तरह से सुल्तान का टाइटल पाने वाला पहला रूलर कौन था? वो भी था इल्तुतमिश। ठीक है, तो 1240 में डेथ हो जाती है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश से हमारा ये हमारे पॉइंट है जो नोट डाउन करना, जो इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम पूछा हुआ रहता है। अब बात करते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक से पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि पहले खिलजी वंश आता। तो खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था वो था 1296 से लेकर 1316 तक। ठीक है, 20 ईयर लगभग इनका टाइम पीरियड था, 20 साल टाइम पीरियड था लगभग क्या। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? अली और गुरसाब। बचपन का नाम था अली और गुरसाब।
ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या चीज़ें स्टार्ट किए थे। एक तो इनके पहले टैक्स पढ़ लेते हैं। 2 टैक्स लगाया था, एक चराई यानी पशुओं पर, और दूसरा होता है घड़ी यानी घरों पर टैक्स लगाया था, और तीसरा यानी खुम्स यानी जो लूट के सामान पे अगर 4 सामान कोई लूट के ला रहा सिपाही तो उनमें से 3 राजा को देने पड़ते हैं और 1 अपने पास वो रख सकता है, तो ये टैक्स था। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार नियंत्रण प्रणाली, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बाज़ार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट किया था। बाज़ार नियंत्रण प्रणाली में क्या था, अगर कोई बेईमानी करता है, किसी ने जैसे कोई चीज़ सामान है तो उस पर कुछ 500 ग्राम का कुछ क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया, तो उस इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल था कि उसके बॉडी का 500 ग्राम जो है काट देते थे, ठीक है, पट। तो वही चीज़ है थोड़ा बहुत ही कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बाज़ार से रिलेटेड जो नियम थे वो बहुत ज़्यादा कठोर थे। वो बेईमानी करना इसके टाइम पे होना मतलब मुश्किल था। इसके बाद और इल्तुतमिश ने क्या क्या बनाया था, एक तो बनाया क्या था, जमियत खाना मस्जिद बनाया था, जमियत खाना मस्जिद, ठीक है। अलाई दरवाज़ा बनाया था, अलाई दरवाज़ा, ठीक है। उसके बाद सीरी का किला बनाया था, सीरी का किला। 1000 खंबा महल बनाया था, 1000 खंबा महल, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी नोट करना, इतना हो गया। क्या क्या किया अभी तक, एक तो टाइम पीरियड 1296 से 1316, अली और गुरु साहब बचपन का नाम, चराई एक घड़ी और खुमस्तीन टैक्स, बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की थी। इसके बाद 3 क्या क्या चीज़ें बनाई, जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल। हम यहाँ पे इसलिए कवर कर रहे हैं इन चीज़ को ताकि आगे जाके जो है कम पड़ जाएगा, हिस्ट्री भी हमारा कवर होता हुआ चल रहा है। और चीज़ें क्या स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, क्या क्या था, एक तो इन्होंने सैनिकों का हुलिया वाला सिस्टम, यानी जो ड्रेस कोड था ना सैनिकों का हुलिया, ताकि अगर आप बैटल में जा रहे हो, युद्ध पे जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सैनिक जो है हमारा है और ये दुश्मन का पता ही अपना ही साइड वाला जो सैनिक है वो अपने ही सैनिक को मारा है, क्यों, क्योंकि पता ही नहीं ये किस साइड का है। तो ये चीज़ भी स्टार्ट किया था सैनिक का हुलिया। घोड़ा दागना, सेम घोड़े के लेकर है कि पता चल जाए कि जिससे ये हमारा घोड़ा दागने वाले, घोड़ों पर निशान लगाने वाली सिस्टम। स्थायी सेना, स्थायी का मतलब होता है कि आपको सेना को अपने पास रखना ताकि, और उनको सैलरी वेतन वाला सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया था। जैसे 1 साल के लिए सेना अपने पास रखो और उन्हें सैलरी दे दो ताकि 1 साल तक वो बहुत अच्छे से उन्हें ये बैटल के लिए तैयार किया जाए। पता चला कि अगर स्थायी सेना अगर नहीं होती तो एक तो आधे को तो बैटल ही करना, युद्ध लड़ना ही नहीं आता, तो फ़ायदा क्या था बैटल में। तो इसलिए पूरी तरह वो तैयार हो बैटल के लिए, इसलिए अपने पास रखते थे और उनको उसके बदले सैलरी वाला सिस्टम स्टार्ट किया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT। मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो था 1325 से लेकर 1351 तक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, एक तो ये सबसे विद्वान था अपने टाइम के, जो शासक थे उनमें सबसे विद्वान था। क्या क्या चीज़ें स्टार्ट किया था, देवगिरी से दौलताबाद, एक तो राजधानी को चेंज किया था, देवगिरी से दौलताबाद राजधानी को चेंज किया था, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड, जो टैक्स था वो देवगिरी से दौलताबाद हो गया। अब इसके कुछ ऐसे काम जिसके, हाँ, इसको टाइटल मिला था रक्त पिपासु, खून पीने वाला हो गया। पागल शासक इसे बोला जाता था। इसका रीज़न क्या था, जैसे टैक्स है तो टैक्स उन जगहों पर लगाया जहाँ पे बारिश नहीं होती थी साल भर, तो ये पहला जो काम जहाँ से जो प्रजा थी परेशान थी। सेकंड चीज़, जो हमारा जो कैपिटल था देवगिरी से दौलताबाद करना, कि ये सोच के कि वहाँ पे ज़्यादा डेवलप एरिया होगा, लेकिन वो गलत निकल गया। फिर वापस दौलताबाद से फिर देवगिरी आ जाना। एक तो टैक्स गलत जगह लगाना जहाँ बारिश ही नहीं हो, इसलिए टैक्स अमीर किसानों के लिए उन्होंने अमीर कोई एक वो विभाग बनाया था, अमीर कोई विभाग, ठीक है। अमीर कोई विभाग किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और चीज़ें मोहम्मद बिन तुगलक ने जो किया था, और क्या क्या, और एक और सिस्टम मोहम्मद बिन तुगलक का वो ये था कि इन्होंने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है, दिल्ली का काजी बनाया था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया इब्न बतूता को, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ओके।
तो यहाँ से थोड़ा बहुत मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतनी चीज़ें हैं। बाकी ये है कि लास्ट में जब ये मरा था, ये वाली लाइन भी बोला जाता है कि ये लाइन किस शासक के लिए था कि प्रजा को उससे और उसको प्रजा से मुक्ति मिल गई, वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही बोला जाता है। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरुआत जैसे स्टार्ट किया था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या था? जूना खां। इनका नाम जो था, रियल नाम, वो जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक नाम से गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, जूना खां करके। तो चारों ही रूलर के बारे में हम लोग ऑलरेडी कर दिया और इसका आंसर भी हमने यहाँ पे कर लिया था कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अलाउद्दीन खिलजी। यहीं पे इन चारों रूलर के बारे में जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, जो पता होना चाहिए नॉर्मली, और बाकी डिटेल में अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ डिटेल में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कवर हो जाएगा ताकि इससे यह हो जाए कि आगे जाके अगर कोई क्वेश्चन आता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, पता चला कि बलबन से क्वेश्चन आ गया और आप हिस्ट्री के सेक्शन का वेट कर रहे थे कि मैं हिस्ट्री करूँगा तभी बलबन होगा, तो वो चीज़ क्या होगा, वहाँ पर मिस हो जाएगा। तो PYQ सीरीज़ का मतलब ये है कि आपका पूरा सिलेबस करने से अच्छा है कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो करनी ही चाहिए वो कवर होता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे बोला है कि आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। ये किसकी है? ये है माया एंजेलो की। ये बुक किसकी है? माया एंजेलो की। तो ये आत्मकथा, अभी मैंने बोला हुआ था कि आत्मकथा जो है वो आ ही रही है हर एग्ज़ाम में, तो वो भी लेटेस्ट जो करंट वाली है वो कवर कर लेंगे, और जो मेन आत्मकथा होगी वो भी हम कवर करते हुए चलेंगे लास्ट में। पहले करंट वाली ज़्यादा करनी है, तो माया एंजेलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको यहीं पर नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि 1803 में एक समीकरण दिया हुआ था, कौन सा वाला? C = KP9AS, किसके द्वारा? तो ये तो आपका विलियम हेनरी। तो इम्पॉर्टेंट विलियम हेनरी नोट डाउन कर लेना। आगे जाके अगर आता है, रिपीट होता है, फिर यहाँ पे डिटेल में करेंगे, बट ये ऐसे हैं जो रिपीट बहुत कम होते हैं, तो इसको डायरेक्ट नोट डाउन कर लेना। विलियम हेनरी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे 36 देखो, इन्होंने बोला है कि अभी रिपीट हो गया है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे करा सकता हूँ। तो इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं कि PYQ सीरीज जब हम कर रहे हैं ना, तो जैसे ये हुआ कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? मैंने बोला था किससे हुई है? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसकी है? भरत मुनि के। ठीक है, तो भरत मुनि, और इसी को क्या बोला जाता है? पंचम वेद भी बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने 3 वेद ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अर्थवेद। 5वां वेद किससे बोला गया? नाट्यशास्त्र को, भरत मुनि के। अब यहाँ पे वेद आ गए तो वेद को भी कवर कर लेते हैं ताकि आगे जाके जो है ईजी पड़ जाए। ओके, चलिए वेद को हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पे वेद, पहली बात तो वेद कितने होते हैं? वेद होते हैं अपने 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा ऋग्वेद हो गया, फिर हमारा यजुर्वेद हो गया, फिर हमारा सामवेद हो गया, और 4th हमारा हो गया अर्थवेद हो गया। अर्थवेद हो गया। अब हम सबसे पहले करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में यहाँ पे हमारा स्टार्ट करते हैं, क्या क्या पॉइंट है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 क्या हैं? ऋचाएँ हैं। ये पूछेगा कि कितनी ऋचाएँ क्या हैं। ठीक है, 10 मंडल में से तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। तो पूछेगा कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है? तीसरे मंडल में। 8वें मंडल में क्या है? 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा गया है। 8वें मंडल में क्या है? जो हस्तलिखित रचनाएँ हैं, ऋचाएँ, ये हमारे किस में है? 8वें मंडल, जिन्हें क्या बोला है? खिल। 9वें मंडल में किसका जिक्र है? 9वें मंडल में सोम देवता का। 10वें मंडल में किसका जिक्र है? 10वें मंडल में 4 वर्ण आते हैं। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण हो गया ब्राह्मण, सेकंड हो गया क्षत्रिय, तीसरा हो गया हमारा वैश्य, और चौथा हमारा हो गया शूद्र। ये हमारे 4 वर्ण बोलेगा। चतुष्वर्ण या पुरुष सूक्त भी बोला जाता है। चतुष्वर्ण पुरुष सूक्त, ये किस में आते हैं? 10वें मंडल में, तो ऋग्वेद में। इसके बाद इंद्र के लिए कितने श्लोक हैं? इंद्र के लिए हैं 250, और अग्नि के लिए कितने श्लोक हैं? अग्नि के लिए हैं इसमें 200 श्लोक। ठीक है, तो ये हमारा ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र। तो हर एक पॉइंट जो भी बोला जाता है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे ऋग्वेद से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। पहला पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे होता है सेकंड, हमारा आता है सेकंड आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमारे क्या क्या चीज़ें आएंगी वो यहाँ पे नोट डाउन करना। एक तो हमारा सस्वर पाठ हो गया,
या फिर आपका बलि के टाइम पे जो मंत्र यूज़ करते हैं, बलि के टाइम पे मंत्र, बलि मंत्र में कर लेता हूँ। या फिर आपके यज्ञ के टाइम पे जो किए जाते हैं मंत्र यूज़, यज्ञों में मंत्र, वो किस में आते हैं? यजुर्वेद में आते हैं। यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है, ये गद्य और पद दोनों में। सेकंड पॉइंट, यजुर्वेद को पढ़ने वायु को कहा जाता है, वाले को कहा जाता है अर्धवायु। 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। यजुर्वेद में कौन से मंत्र आते हैं? जो स्वस्वर पाठ बलि के टाइम पे या फिर यज्ञ में जो मंत्र होते बोले जाते हैं वो आते हैं यजुर्वेद में, ठीक है। गद्य और पद दोनों में, या वो गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा यजुर्वेद से, ये 3 पॉइंट याद कर लेना यजुर्वेद से। थर्ड होता है सामवेद। सामवेद में क्या होता है? गाई जाने वाली रचनाएं, गाई जाने वाली जितने भी रचनाएं हैं, रचनाएं वो किस में आते हैं? सामवेद में आते हैं। सामवेद को पढ़, 1 सेकेंड, ठीक है। तो पढ़ने वालों को क्या बोला जाता है? उद्रात बोला जाता है, ठीक है। उद्रात यानी गाए जाने वाले जितने भी जो मंत्र हैं वो किस में आते हैं? या यज्ञों में भी गाए जाने वाले मंत्र होते हैं, वो किस में आता है? सामवेद। साम का मतलब ही क्या होता है? साम का मतलब ही होता है गान, गाने से रिलेट, है ना, ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। इसमें याद रखना कि 1810 सूक्त जो है, ठीक है, वो सामवेद के मिलते हैं। इसके बाद सामवेद को क्या बोला जाता है? संगीत का जनक भी बोला जाता है। तो संगीत का जनक कौन से वेद को बोला जाता है? सामवेद को बोला जाता है। ये 3 पॉइंट याद रखना, संगीत का जनक, उद्रात और 1810 सूक्त जो है सामवेद से रिलेटेड है। हमारा 4th यानी अंतिम वेद कौन सा हो जाएगा? अर्थववेद। अर्थववेद, अर्थवा ऋषि ने इसकी रचना की थी, इसलिए इसे अर्थववेद बोला जाता है। अर्थवा ऋषि, ठीक है, अर्थवा ऋषि। अच्छा, अर्थवेद में क्या आता है? अर्थवेद में हमारे जादू टोना, वशीकरण, जादू टोना, ठीक है, इसके ये सब चीज़ें हमारे आते हैं कौन से वेद में? अर्थवेद में होता है। सबसे बाद का वेद अर्थवेद। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां बोली गई है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कौन से वेद में बोला गया? वो बोला गया अर्थवेद में। अच्छा, सभा और समिति क्या है? 2 बेटियाँ। सभा जो है वो श्रेष्ठ जनों की एक समिति, वो एक सभा होती थी। समिति जो है सामान्य जनों का होता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे जब हमारा वैदिक वाला आएगा, ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक, उसमें आएगा सभा समिति के बारे में, ठीक है। अब कहीं पे अगर वैदिक काल भी आता है, किसी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे वो कवर हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा अर्थवेद से ही आएगा। अर्थवेद में जादू टोना, वशीकरण, ये सब आता है। अर्थवेद में जो अर्थवा ऋषि ने इसकी रचना की थी, इसलिए अर्थवेद है। सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियाँ बताया गया है। ये हमारा अर्थवेद से अगर कोई क्वेश्चन आता है। और 731 मंत्र है, 7 टोटल मंत्र कितने हैं? 731 मंत्र जो है इसके अंदर नोट डाउन करना। कन्याओं के जन्म की निंदा भी इसमें बोला गया। कन्याओं के जन्म की निंदा बोलेगा किस, कौन से वेद में बोला? कौन से वेद में? अर्थवेद में। कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है? तो वो की गई है अर्थवेद में। तो एक एक पॉइंट अगर सामने नहीं दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, तो मैं बोल भी रहा हूँ, तो उस पर बोलने पे भी ध्यान है। बाकी जादू टोना, वशीकरण, अंधविश्वास बोलेगा, ये वर्ड यूज़ करेगा, कौन से वेद से रिलेटेड है? तो ये सब अर्थवेद से रिलेटेड है। तो यहाँ से हमारे वेद कवर हो गया पूरा अच्छे से। हमें पता है कि शास्त्र नित्य भी हमने कवर कर लिया था और इसका क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारे रिपीट होते जाएंगे, ओके। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट याद कर लो। 1990-91 के दौरान इस्पात में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में हिस्सेदारी, डायरेक्ट आएगा। बाद ही ज़्यादा ये रिपीट होने के चांसेस तो मेरे को लग रहा है कि कम है। तो इसका 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। 46% आपका रहेगा किस क्षेत्र में? सार्वजनिक। और निजी क्षेत्र में 54% हो जाएगा, ओके। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 38 इन्होंने बोला कि 611 ईस्वी में चीनी दरबार में अपना दूत किसने भेजा था? ठीक है, तो किसने भेजा था? हर्षवर्धन ने, ठीक है, हर्षवर्धन ने तो भेजा था ना। तो हर्षवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा बहुत हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। हर्षवर्धन यानी वर्धन डायनेस्टी, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, पुष्यभूति वंश। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ नहीं हुआ? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश कहते हैं। तो पुष्यभूति ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और
इसके बाद आते हैं, बाद में कुछ रूलर आए, राज्यवर्धन, सॉरी प्रभाकर वर्धन। मैंने कहानी बताई थी, बहुत इजी है। वर्धन डायनेस्टी, प्रभाकर वर्धन थे, 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे का नाम राज्यवर्धन, उसके बाद थे हर्षवर्धन, और उसके बाद बेटी का नाम क्या हो जाएगा, राज्यश्री हो जाएगा। ठीक है, राज्यश्री। देखो पॉइंट यहाँ पे है कि राज्यश्री का विवाह हुआ था ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा की हत्या की थी किसने, ग्रहवर्मा। लेकिन ग्रहवर्मा का जो विवाद है वो किससे चल रहा था, वो ग्रहवर्मा का विवाद चल रहा था 1 सेकेंड ज़रा इस साइड लिख देता कवर, अगर हो जाए इधर तो यहाँ पे आ जाएगा, कवर हो जाएगा तो ठीक है। ग्रहवर्मा का जो विवाद चला था देवगुप्त, ठीक है। तो देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या की थी। तो देवगुप्त से बदला लेने के लिए देवगुप्त को किसने मारा था, राज्यवर्धन ने। ठीक है, और जो देवगुप्त था उसका एक दोस्त था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था शशांक। शशांक ने किसको मारा, राज्यवर्धन। फिर शशांक से बदला लेने के लिए शशांक को किसने मारा, हर्षवर्धन। ठीक है, तो लास्ट में हर्षवर्धन बच गया और वही जो है ये रूलर बन गया था लास्ट में, हर्षवर्धन। फिर हर्षवर्धन को भी कुछ टाइम बाद जो है कौन हराता है, हर्षवर्धन को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर देते हैं कौन, पुलकेशिन दित्य। ठीक है, हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी में कुछ और पॉइंट। ठीक है, बहुत इजी है। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राज्यश्री का विवाह होता है ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है देवगुप्त, क्योंकि कुछ विवाद चला होता है। फिर देवगुप्त को मारता है राज्यवर्धन अपनी बहन का बदला लेने के लिए। फिर राज्यवर्धन को मारता है देवगुप्त का जो दोस्त था, अपने दोस्त का बदला लेने के लिए, शशांक। फिर शशांक को मारता है अपने भाई का बदला लेने के लिए, हर्षवर्धन। फिर हर्षवर्धन राजा बनता है। कुछ टाइम बाद हर्षवर्धन का जो बैटल है वो होता है पुलकेशिन दित्य से, वहाँ पे हर्षवर्धन हार जाता है। पुलकेशिन दित्य कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। हर्षवर्धन के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। ठीक है, वो क्या क्या है, देखो हर 5 साल में एक आयोजन होता था, सम्मेलन होता था हर 5 साल में। तो हर्षवर्धन के टाइम में एक तो आया था चीनी ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, कौन से, किसके दरबार में, हर्षवर्धन के टाइम। इनको क्या बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार। एक तो यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है, और सेकंड नीति का पंडित। ये 2 नाम दिए गए किसको, ह्वेनसांग को। हर्षवर्धन ने अपने 2 राजदूत जो हैं वो चीन भेजे थे। 2 राजदूत जो है वो चीन भेजे थे। वैसे पूछे लेकिन फिर भी कर लेना, ठीक है। 2 राजदूत जो है वो चीन भेजे थे। उसके बाद एक जो है चीन से कौन आया था, यहाँ पे बोला है ना 641 में चीनी दरबार में अपना राजदूत भेजा था हर्षवर्धन है। तो एक तो 643 में भेजा था और एक 641 में और एक 643 में, तो 2 राजदूत भेजे थे। 641 में पहले भेजा था, इसलिए यहाँ पे पूछा हुआ इन्होंने, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे, और इनकी 2 बुक क्या था ना, हर्षचरित और कादम्बरी। किसकी है, बाणभट्ट की। किसके दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट भी थोड़ा नोट डाउन कर लेना। तो ये तो हमने यहाँ से किया था, हमने वर्धन डायनेस्टी। अब बाकी जो रूलर है उनके बारे में हम किसी और उसमें करेंगे, जैसे किसी और डायनेस्टी, जैसे बट याद कर लो किससे रिलेटेड, जैसे नरसिंह वर्मन दित्य है। तो नरसिंह वर्मन दित्य जो है ये पल्लव डायनेस्टी के हैं, पल्लव वंश के हैं, ठीक है। यहीं पे नोट डाउन कर लेना, पल्लव वंश के हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय और नरसिंह वर्मन फर्स्ट दोनों ही पल्लव डायनेस्टी के हैं। पुलकेशिन प्रथम जो है चालुक्य वंश के हैं। चालुक्य के भी 3 हैं, जैसे कल्याणी हो गया, वातापी हो गया और वेंकी हो जाएगा। तो ये हैं वातापी के। चालुक्य के 3 में से वातापी के हैं पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय भी इसी के थे। हर्षवर्धन जो है वर्धन डायनेस्टी के। तो इस वाले पार्ट में हमने हर्षवर्धन को कंप्लीट किया। इससे पहले जब हमने बलबन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, बलबन के बारे में, जो फेमस रूलर है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कवर होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका हिस्ट्री कवर होता जाएगा, इसी टाइप से ज्योग्राफी, कहीं पे ज्योग्राफी कवर होगा, कहीं पे कुछ कवर होता जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 CFC के बारे में हमने कहाँ किया था, CFC के बारे में ऑलरेडी कर लिया था। CFC की फुल फॉर्म क्या आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने कहाँ पे पढ़ा था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने तब पढ़ा था जब हमने कुछ लेयर्स पढ़ी थी। लेयर्स 5 लेयर्स होती है ना, 5 क्षोभ मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, और ऑलरेडी मैंने बताया भी था यहाँ पे मैप के थ्रू भी मैंने बताया था कि नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इनकी रेंज भी याद कर लेना। रेंज यहाँ पे दिया हुआ है। क्षोभ मंडल 0 से 12 तक क्षोभ मंडल है। समताप मंडल 13 से 50 तक समताप मंडल है। समताप मध्य मंडल फिर 51 से 80 तक है। तो पहले क्षोभ, फिर समताप, फिर मध्य, फिर आपका ताप आएगा 81 से हमारा 81 से 800, फिर 800 से ऊपर हमारा वायुमंडल आ जाएगा। क्षोभ मंडल में हमारे मौसम वाली घटनाएं जैसे आंधी आ रहा, तूफान आ रही, बारिश आ रही, ये सब हमारा क्षोभ मंडल में था। समताप मंडल में हमारी जो है वायुयान, जहाँ पे वायुयान, हवाई जहाज, ये कहाँ पे उड़ते हैं? समताप मंडल में आएगा। ओजोन परत भी कहाँ पे? समताप मंडल में। ओजोन परत में क्या करता है? हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। उसी में हमारा CFC का यूज किया हुआ है। CFC यूज क्या करेगा? ओजोन परत को क्या करने, सुधारक के रूप में वहाँ पे दिया हुआ है ना वहाँ पे। उसके बाद मध्य मंडल में क्या आएगा? उल्का पिंड जो भी आएंगे मध्य मंडल में। और जो हमारा ताप मंडल में वहाँ पे संचार उपग्रह आएंगे। संचार उपग्रह, ठीक है, जहाँ पे संचार उपग्रह जितने भी हैं, टेलीफोन हो गया, ये सब चीज़ें का जो सिग्नल मिलते हैं कहाँ से? संचार उपग्रह। ये सब कहाँ पे आएंगे? ये हमारे आएंगे ताप मंडल। बाकी जो अंतरिक्ष वाले में क्या आएंगे? हमारे जो अंतरिक्ष वाला वो कहाँ पे आएगा? वायुमंडल में आ जाएगा, उससे ऊपर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। CFC का उपयोग ओजोन परत के सुधारक के रूप में। तो जो 5 लेयर्स है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछी हुई है। हर शिफ्ट में 5 लेयर से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी रिपीट होने पे। तो इसी टाइप से रिपीटेशन होगी भाई क्वेश्चनों की, है ना। PY की सीरीज़ इसलिए क्योंकि आपका एक ही टॉपिक से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट वो आगे जाके आप कितना याद रखता है वो चीज़ है। देखो ये भी आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन। हमने इससे पहले जितनी भी क्लासेस की है उनके देखो उनके ही क्वेश्चन रिपीट होने लगभग, अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मैंने INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर सब चीज़ें वहाँ पे बताया हुआ था इससे पहले वाली वीडियो में। तो इससे पहले वाली वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, उसका रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें पता चल रही होंगी धीरे धीरे, है ना। क्वेश्चंस देखो आप रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे आपका 10-15 क्लासेस के बाद। क्वेश्चंस की रिपीटेशन आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी मल्टीपल टाइम है ना, हर एक टॉपिक से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर मैंने बोला था कि कौन से वाले अधिवेशन में राष्ट्रगान गाएगा, कौन से वाले में स्वराज शब्द का यूज हुआ, कौन से वाले में हमारा बंगाल विभाजन वाला हुआ, कौन से अधिवेशन में 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया, कौन से अधिवेशन में जो है पहले हमारे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहले जो है अंग्रेज़ अध्यक्ष कौन थे, और किस में सबसे पहले जनगण मन गाया गया, किस में वंदे मातरम गाया गया। सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने उस टाइम पे करा दिया था, बट नहीं किया। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट के बारे में यहाँ पे बता देता। तो उसे हम पूरा डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, उसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिख देना INC, और तुरंत जाके INC टॉपिक पे जाके फिर से रिवीजन कर लेना, ठीक है, ताकि वो यहीं पे कवर हो जाए। बट इन चारों के बारे में यहाँ पे 4 पॉइंट है, तो चारों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात INC, देखो सबसे पहले स्टार्ट होता है INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की है? स्थापना का श्रेय जाता है किसको? A.O. ह्यूम में। कब की थी स्थापना? 1885 में। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जी कि पहले जो INC है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो फर्स्ट की जो अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। कब की थी? 1885 में। कहाँ पे की थी? बम्बई में की थी। कहाँ पे की थी? बम्बई में की थी। और यहाँ पे 72 प्रतिभागियों ने क्या लिया था? हिस्सा लिया था। 72 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था इसमें, ये इसका मेन पॉइंट है। अब WC बनर्जी ने और कौन कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उसको हम यहीं पे कवर कर लेते हैं, ताकि हो सकता है कि अगली बार वो दूसरा वाला पूछ ले, ठीक है। एक तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट वाले की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी फुल फॉर्म हो गया। और दूसरा जो है आठवां जो अधिवेशन है ना, 8वां अधिवेशन जो हुआ था 1892 में, उसकी अध्यक्षता की भी WC बनर्जी ने की थी। WC बनर्जी ने, ठीक है। एक 8वां और एक फर्स्ट, दो यहाँ से कवर हो जाएंगे। WC बनर्जी एक तो पहले और दूसरे 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सेकंड A.O. ह्यूम ने जो है वो इनकी क्या था, स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में। तो यहाँ पे 2 पॉइंट कवर हो गया। अब तीसरा पॉइंट दो हमारे रह गए, एक दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उनको कवर करते हैं। दादा भाई नौरोजी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दूसरे यानी सेकंड अधिवेशन, यानी जो हुआ था 1886 में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। तो पहले
आप बोल सकते हो पहले सबसे बुजुर्ग आप बोल सकते हो, तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने और कौन कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? एक तो पहले होगी, दूसरे 90 वाले की भी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, जो हुआ था 1893 में। ये कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। अच्छा, दूसरा वाला कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। और ये 90 की भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थे। और एक 22वां, जो 22वां था ना, वो भी कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता। इसकी डेट है 1906। इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पे स्वराज शब्द का यूज हुआ था। कौन से वाले में? जो 22वें वाला जो अधिवेशन है, स्वराज शब्द का यूज़। तो दादा भाई नौरोजी ने 3 INC की अध्यक्षता की थी, एक दूसरा, एक नवा और एक 22वां, यानी 1886, 1893 और 1906। अब रह गए हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में यहाँ पे नोट डाउन करें। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कौन कौन सी अध्यक्षता की थी? एक तो 11वीं वाला, 11वें INC की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। और कब हुआ था? वो हुआ था 1895 में। और दूसरा किया था 18वें INC की अध्यक्षता भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ये किए थे 1902 में। जो ये हुआ था 11वां, ये हुआ था पूना में। और जो 18वां हुआ था वो हुआ था कहाँ पे? अहमदाबाद में। देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितनी भी हैं उसे कवर करते हुए चलो, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ये पॉइंट आए हुए हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, आगे किसी भी एग्ज़ाम में फिर रिपीट होगा। तो यहाँ से हमने INC के जो बाकी कुछ रह गए थे वो कर लिया। बाकी INC के जो मेन है, कहाँ पे जनगण मन माना कौन से वाले में गाया गया, कहाँ पे पहली बार वंदे मातरम, कहाँ पे पहली इंडियन जो है, पहली इंडियन महिला बोलेगा या विदेश बोलेगा, या फिर पहला इंडियन बोलेगा, सबसे यंग बोलेगा, ये सब पॉइंट मैं ऑलरेडी इससे पहले करा चुका हूँ क्लास में, INC वाले टॉपिक में। ओके, तो जो एडिशनल जो रह गया बाकी चीज़ें यहाँ से कवर करना है, चारों के बारे में मैं ऑलरेडी बता दिया। 41 क्वेश्चन रिपीट हो गया। 41 अभी मैंने किया था ना, यहाँ पे चारों वेद के बारे में बता दिया, चारों वेद के बारे में। और यहाँ पे बोला हुआ इन्होंने कि जो वेद है, कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल 2 पाठ वेदों में उपलब्ध है, और उसमें सार्वजनिक या व्यक्ति रूप से की जाने वाली अनुष्ठानों का वर्णन है। सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली अनुष्ठान, अनुष्ठान का मतलब हो गया जो यज्ञ वाला है, यज्ञ वाला। ठीक है, जो यज्ञ वाला सिस्टम है वो पूछा हुआ है ना डायरेक्ट टोटल मिला के, कि जो यज्ञ वाला है वो कौन से वाले में स्टार्ट हुआ था। और यज्ञ वाला हमने किया था कौन से वाले में स्टार्ट हुआ था हमारा? देखो, हटाना स्टार्ट करें यहाँ से। यज्ञ वाला शामवाद, शाम में क्या था? गाई जाने वाली इतनी रचनाएं नहीं होगा। अर्थवेद में हमारे जादू टोना वशीकरण, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई नहीं बोला। अंधविश्वास नहीं होगा। ऋग्वेद में हमारे ऋग्वेद में तो है ही नहीं, 10 मंडल ये सब है। यजुर्वेद में हमारे यज्ञ, यजुर्वेद में आ रहा है ना, यजुर से यज्ञ आ जाएगा। यज्ञों में जो यूज़ करते हैं, यज्ञों में जो मंत्र यूज, मैंने बोला था, तो वही चीज़ है अनुष्ठानों में। अनुष्ठान विधियाँ कौन सी हो गई? जो यज्ञ में यूज होती हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा, 41 का डी। अब चारों के बारे में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो यहाँ पे रिपीट तो करेंगे नहीं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन उसका क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हुआ है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है, थोड़ा बहुत अपना भी माइंड लगाना, बेसिक्स कॉमन सेंस की, हाँ भाई कौन सा वाला एलिमिनेट होगा, कौन सा नहीं हो सकता है, तो आपका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगला वाला देखो, अगला वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, इससे पहले मैंने करवा दिया था, लेकिन एक पॉइंट वहाँ पे मैं बोलना भूल गया था। तरलता में सबसे जो तरलता में है, सबसे जो तरल है वो M1 है। ये चीज़ मैं वहाँ पे बताना भूल गया था, बट मैंने यहाँ पे M1, M2, M3, M4 किया था। और याद होगा तो बाकी वो किसके लिए यूज़ होता है? मुद्रा आपूर्ति के लिए। तो पहला पॉइंट उन्होंने बोला है कि मुद्रा आपूर्ति किसी विशेष समय में जनता द्वारा रखे गए कुल धन की कुल मात्रा को संदर्भित करता है। बिल्कुल ठीक है, मुद्रा का मतलब धन ही हो गया, आपूर्ति का मतलब पूरा हो गया, तो कुल मात्रा कोई तो डेफिनेशन से भी हो रहा है। मुद्रा आपूर्ति एक प्रवाह अवधारणा नहीं पता, छोड़ो। लेकिन थर्ड वाला हमें पता है कि ये सबसे तरल है, तो फर्स्ट और थर्ड आना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड हमें पता है सही है, और फर्स्ट और थर्ड हमें पता है कि इसी में है, तो फोर्थ वाले में। सेकंड नहीं भी पता था तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम फर्स्ट और थर्ड में 100% श्योर हैं तो सेकंड की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ एक बार रिपीट कर लो यहाँ पे कि हमने चारों पॉइंट क्या बोला था। तो क्या क्या पॉइंट बोला था? M1 मैंने बोला था, उसकी M1 में क्या होगा? लोगों का धन, बैंक की जमा मांग जमा और RBI का धन। ये M1 पहला है, तो इसमें सब और तरलता में सबसे पहले, सबसे वो, ठीक है, तरलता वाले में सबसे तरल कौन सा है? M1 हो जाएगा। तो M1 पहला है तो इसमें ज़्यादा है 3। M2 में M1 तो होगा ही होगा, लेकिन दूसरे में क्या होगा? डाकघर।
तो M2 में हमारा पोस्ट ऑफिस वाला आ जाएगा। M3 में M1 तो होगा ही होगा, M3 तो M2 में M1 है और डाकघर है, M2 में पोस्ट ऑफिस है, M3 में बैंक की FD है, बस ये ध्यान होगा, M2 में पोस्ट ऑफिस है, M3 में बैंक की FD है। और M4 में क्या होगा, वो M3 रहेगा और दूसरा जो डाकघर है उसकी कुल है, कुल तो 4 में हमारा टोटल आ जाएगा, यानी चारों का यानी टोटल आ जाएगा, यानी शुरू के 3 यहाँ पे 4 का टोटल हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ऑलरेडी मैं इसे पहले करा चुका हूँ, तो इसको नोट डाउन करना है। रिपीट हो गया क्वेश्चन रिपीट हो गया, रिपीट क्वेश्चन अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा चुका हूँ। मैंने जहाँ पे पुरस्कार मैंने बोला था कि द्रोणाचार्य पढ़ाए, वहाँ पे द्रोणाचार्य बोला था, अर्जुन पढ़ाया था, नोबल रत्न, भारत रत्न, ये सब ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन है। रिपीटेशन अब देखना स्टार्ट हो जाएगा, रिपीटेशन अब क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी 9 क्लास हो गई, अब 15 क्लास के बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होना हो जाए, रिपीटेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि शुरू की 15-20 क्लास कम से कम बहुत अच्छे से करना है। एक एक पॉइंट को जो एडिशनल चीज़ें बताई जाती है उसको नोट डाउन करना है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया, 1985 में। इसके बाद देखो नोबल याद कर लो, जो मेन है नोबल याद कर लो। नोबल कब किया गया, 1901 में। इसके बाद आपका भारत रत्न स्टार्ट हुआ है 1954 में, ठीक है। अर्जुन भी याद कर लो, अर्जुन पुरस्कार 1961 में। द्रोणाचार्य तो हो गया, फिर भी नोट डाउन कर लो। द्रोणाचार्य 1985 में। दादा साहब फाल्के कुछ एडिशनल नोट डाउन कर लेना। दादा साहब फाल्के भी 1969 में। और पुलित्जर पुरस्कार हुआ 1917 में, ठीक है। ज्ञानपीठ भी कर लो, ज्ञानपीठ है 1965 में। और क्या पूछ सकता है, कलिंग भी कर लो। कलिंग पुरस्कार स्टार्ट हुआ है 1952 में, ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार 1969 में। ग्रैमी भी कर लो, ग्रैमी यानी संगीत में, ग्रैमी अवार्ड 1959 में, ओके। तो कुछ ये अवार्ड है, बाकी नोट डाउन कर लेना, बाकी मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन रिपीट था, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल जो भी चीज़ें बताई गई। करंट का क्वेश्चन है, तो करंट के मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपॉइंटमेंट करा चुका हूँ। रिपीट है क्वेश्चन, CM गवर्नर जो भी चेंज हुए हैं वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो ये रिपीट है, अब बार बार रिपीटेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना। जहाँ पे आपने करंट के जो भी चीज़ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड किया हुआ है तो वहाँ पे जाके इसको रिपीट कर लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 रिपीट क्वेश्चन है, करा चुका हूँ। 17.5% सेंसस वाला टॉपिक देखो, पीछे जाके नोट जहाँ पे बनाए हैं सेंसस टॉपिक देखो, वहाँ पे इसे देखो, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। सेंसस से रिलेटेड कुछ अलग चीज़ें मिलेंगी तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला अपॉइंटमेंट एक बार मैं करवा देता हूँ, कहीं आप बोलो, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे एक बार इसे करवा देता हूँ, रिपीट है ना अपॉइंटमेंट, क्योंकि ये पूछा जाएगा, ओके। तो एक बार अपॉइंटमेंट को ज़रा रिपीट करवा देते हैं, क्या क्या हमने किया था। पहला पॉइंट, इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार हैं, कि चुनाव है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त टोटल 3 होते हैं, ठीक है। एक तो राजीव कुमार जो रहे हैं, 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं, टोटल 3 है ना। 2 चुनाव आयुक्त जो नए चुने गए ना, कौन कौन थे, मैंने करवा दिया था। सुखवीर सिंह और दूसरे हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार, याद है। CVC यानी सतर्कता आयुक्त, CVC के कौन है, AS राजीव और दूसरे होंगे अरविंद कुमार। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहते हैं इसे हिंदी में। ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट चलती अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के होंगे नवाफ करके नवाफ सलाम करके नाम इनका,
और इसका मुख्यालय क्या है, द हेग, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है कौन? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वो बनी है कौन? रितु बाहरी। रितु बाहरी। ठीक है, ओके। और यहाँ पे ट्राई के चेंज हो गए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का कौन है? अनिल कुमार लोहाती, मैंने पढ़ा चुका हूँ, अनिल कुमार लोहाती। रेलवे बोर्ड के चेंज हुए, रेलवे बोर्ड के अरुणा नायर, तो बोल भी रहा हूँ तो वहाँ पे चीज़ें ये करवा भी लिया मैंने, बट ये है कि रिपीट कर लो यहाँ पे, है ना। अरुणा नायर। और क्या था? बिम्स्टेक के हो जाएगा इंद्रमणि पांडे, बिम्स्टेक के। उसके बाद SSB यानी सशस्त्र सीमा बल, शायद मैंने दलजीत सिंह। ठीक है, उसके बाद IOC यानी इंडियन ओलंपिक के PT ऊषा, IOC यानी इंडियन ओलंपिक कमेटी, है ना। इसके कौन है? PT ऊषा हो जाएंगे। और बाकी चेंज ठीक है, अभी इतना ही याद कर लो। नालसा के बने संजीव खन्ना जो है वो नालसा के बने हुए हैं। ठीक है, और CM में याद करना, चलो बाकी हो गया। NCSC यानी नेशनल काउंसिल, सो ये शेड्यूल कास्ट के लिए, उसके बने किशोर याद कर लो, किशोर। ठीक है, इतना अभी फ़िलहाल याद करो, बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं ऐड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 में हमें क्या डिस्कस करना है? 46 में हमें ये डिस्कस करना है कि परमाणु क्रमांक 7 पूछा हुआ है, तो 1 से 10 वाला इसमें याद कर लेते हैं, फिर हमारा 11 से 20 किसी और चीज़ आएगा तो किसी और में, उसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? देखो, ट्रिक आप याद कर सकते हो, हमें लाइट, बिजली बचाना चाहिए, ना कि फालतू नुकसान। देखो, हमें में 2 आएगा, एक हाइड्रोजन तो याद ही रहेगा भाई, हीलियम याद रखना। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम बचाना है, बेरिलियम हो गया, और बोरॉन हो गया। इसका C से हमारा कार्बन हो जाएगा, ना से नाइट्रोजन हो जाएगा, और ना कि और फालतू नुकसान। और से मतलब होता है ऑक्सीजन हो जाएगा, F से हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा, और नियोन हो जाएगा हमारा नुकसान से। तो हाइड्रोजन वैसे बोल दो डायरेक्ट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो हम इन्होंने बोला था नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का 7 हो जाएगा। ठीक है, वो किसी में बोल देगा कार्बन क्या है, कार्बन का हमारा 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन का बोलेगा 8 हो जाएगा, नियोन को पूछ लेगा 10 हो जाएगा, बाकी किसी और में हम 11 से 20 इसी तरह हम कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रिपीट कैसे हुआ? जब मैंने बोला था कि पीरियोडिक टेबल भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से हमारी क्षारीय मृदा धातु पूछ लिया, क्षारीय धातु पूछ लिया, संक्रमण धातु पूछ लिया, आपका D ब्लॉक के एलिमेंट पूछ लिए। इसी तरह हमारे अब पहले आवर्त में दूसरे कौन से हैं, तो ऐसे करके हमारे पूछा जाएगा। अब इन्होंने 1 to 10 वाले में परमाणु क्रमांक वाला में पूछ लिया कि कौन सा वाला 7th का होता है। तो इस टाइप से हमारा पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पीरियोडिक टेबल से जो पॉइंट बनते हैं वो करते हुए चलेंगे। ओके, नहीं तो वो किसी में वो सिंबल भी पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 47 ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, बट फिर भी थोड़ा रिपीट कर लेना एक बार। रिवर सिस्टम ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, तो अब क्या करना है, जैसे ही रिवर सिस्टम वाला क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना, रिवीजन स्टार्ट कर देना यहीं पे।
जैसे मैंने गंगा रिवर सिस्टम करवा दिया है, मैंने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम करवा दिया है, मैंने यहाँ पे सिंधु रिवर सिस्टम करवा दिया है। ये क्वेश्चन किसका है? सिंधु रिवर सिस्टम का है, ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इसके बाद गोदावरी रिवर सिस्टम करवा दिया है। तो 4 रिवर सिस्टम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे गंगा, अब इसे खुद फिल करके बताना कि क्या है। गंगा गंगोत्री से स्टार्ट होती है, लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहली रामगंगा हो जाएगा, फिर हमारा रामगंगा हो जाएगा हमारा, फिर कोशी इस साइड है, फिर इधर हमारा घाघरा है, फिर गंडक है, इधर हमारा महानंदा क्या लास्ट में क्या था, लास्ट में, ठीक है। इधर से हमारा यमुना होते हुए जाएगी, इलाहाबाद में संगम हो जाता है, और इसके बाद सोन रिवर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में इस टाइप से रिवीजन करना है। गंगा का ऑलरेडी करा चुका हूँ। सिंधु यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तिब्बत के मानसरोवर से, वहाँ से होते हुए लास्ट में अरब सागर में जाके गिर गए थे। सिंधु की सहायक नदी अगर वैसे बोलिए तो रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम। चिनाब हो गया, झेलम हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, ठीक है। इसके बाद ये आपको मैप के थ्रू बनाते हुए चलना है, ठीक है। ऐसे करके मैप के थ्रू बनाते हुए चलना। और यहाँ पे तो सिंधु का भी ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। ब्रह्मपुत्र का मैप मैंने यहाँ से मिलता है, पैरेलल चलता है एकदम, हिमालय की रेंज के पैरेलल चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश यहाँ से हमारा नीचे होते हुए, असम से होते हुए, और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। वहाँ पे उसका नाम क्या होता है, गंगा का नाम जब बंगाल की खाड़ी में गिरता है उसका नाम क्या होता है, सब चीज़ें करवा चुका हूँ, सब चीज़ें। तो ब्रह्मपुत्र का भी मैंने मैप ऑलरेडी करवा दिया है, रिपीट कर लेना क्वेश्चन को, है ना। उसके बाद हमने क्या था, गोदावरी यहाँ से होते हैं नासिक के त्रिमंगम पहाड़ी से होते हुए, मैंने बताया था यहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरी, यहाँ से तो हमारे 3 एक साथ है इस टाइप से, इधर से भी, और लास्ट में जाके ये भी बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो गोदावरी और किन किन स्टेट से होते हुए जाती है ये भी ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी मैक्सिमम क्वेश्चन इस शिफ्ट में रिपीट हुए हैं पिछले 8 क्लास से। संरचनात्मक भूविज्ञान किससे संबंधित है? इजी क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड लगाना था, कुछ नहीं पता होता है फिर भी आराम से क्वेश्चन हो जाता है। संरचनात्मक आपका कौन सा वाला होगा? तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में अगर आपका जो आंसर है ना उसकी लेंथ अगर ज़्यादा दी है, मतलब अगर उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई है, तो वही ज़्यादातर केस में हमारा आंसर होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा नहीं बोला हुआ है, थोड़ा थोड़ा बोला है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूरा बोला है कि सेल संरचनाओं के विकास के रूप, वर्गीकरण तंत्र और कारण, और वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे संरचना, ठीक है। तो इस टाइप से सेलों की आयु नहीं, ज्वालामुखी निर्माण नहीं, या तो घटकों, यहाँ पे जब भी चीज़ें होती है अगर कुछ नहीं पता है ना, और उसमें ऑप्शंस में एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे एक लेंथ ही दिया हुआ है, मतलब थोड़ा डिटेल में चीज़ें है, तो वही ज़्यादातर क्वेश्चन में राइट आंसर होता है। नहीं तो 3 चीज़ों में पॉजिटिव बोला, एक में नेगेटिव, तो वो आंसर होगा। 3 में नेगेटिव, एक में पॉजिटिव, तो वो आंसर होगा पॉजिटिव वाला। तो इस टाइप से चीज़ें करना, ये एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 49 रिपीट क्वेश्चन है, करेंट का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ ये, ठीक है। तो रिपीट है, तो इसको जब आप करोगे तो यहाँ पे जाके फिर से अपॉइंटमेंट को एक बार देखना है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में हवाई परिवहन कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैंने इससे पहले करवाया हुआ था, ऑलरेडी करवा चुका हूँ ना। हाँ, ये नहीं कराया था मैंने, उद्योग करवाया था। तो उद्योग वाला जो सेक्शन है ना, वहाँ से भारत में हवाई परिवहन हुआ था स्टार्ट 1911 में। थोड़ा बहुत इसे देख लेते हैं, ओके। चलिए, हवाई परिवहन बोलो या फिर आपका वायु परिवहन बोलो, ठीक है, कब आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलो, तो एक तो हमारा हवाई वाला हो गया, कब स्टार्ट हुआ और कहाँ पे स्टार्ट हुआ। दूसरा हमारा सड़क परिवहन हो गया, कहाँ पर स्टार्ट हुआ, कहाँ पे स्टार्ट हुआ। तीसरा हमारा रेल परिवहन हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ पे स्टार्ट हुआ। चौथा हमारा जल परिवहन हो गया, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। 4 परिवहन है जो मेन है। सबसे पहले हवाई परिवहन कब स्टार्ट हुआ, 1911 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ, इलाहाबाद से नैनी, ठीक है। सड़क परिवहन में ऐसा नहीं कि कब स्टार्ट हुआ इसका डेट फिक्स नहीं है, बट ये सेकंड बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। पहला शायद यूएसए ने, कंफर्म नहीं हूँ मैं, शायद इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो है NH-44 है, जो कि 3745 किलोमीटर है, ये भी याद रखना। और सबसे छोटा भी याद रखना NH-118 और NH-548 सिर्फ कितना है, 5 किलोमीटर, तो सबसे छोटा, ठीक है। स्वर्णम चतुर्भुज में 4 बड़े शहर आते हैं, इसमें इतना ही है।
अब आता है हमारा रेल परिवहन, ये सेकंड नंबर पे आता है एशिया में। रेल परिवहन सेकंड नंबर पे आता है। कब स्टार्ट हुआ था? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने, याद है? मुंबई से थाने। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ओके, वर्ल्ड वाला अभी नहीं करना है, ठीक है। वर्ल्ड वाला 1825 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद जल परिवहन 1987 में, और कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में। जल परिवहन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आंतरिक में क्या था? नदी, नहर ये होते हैं, और जो सामुद्रिक होता है उसमें समुद्र वाला एरिया जो आता है, ठीक है। यानी जो नीचे वाला प्रायद्वीपीय पार्ट होता है, ये वाला एरिया समुद्र में, और इसमें नदी, झरने और झील ये आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो आज की क्लास नंबर 9 हमारी ख़त्म होती है, यानी ये हमने पूरा एनालिसिस कर लिया इस वाले को। नेक्स्ट वाले में हम डिस्कस करेंगे जल्दी ही। नेक्स्ट के 2 पार्ट भी आपके पास मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है? प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। 1-1 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, बट 1 घंटा तो सिर्फ बोलने का है। मेरा टाइम यहाँ पे लगभग 3 घंटे लगते हैं वीडियो बनाने में, थोड़ा बहुत सर्च करने में जो चीज़ें नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ तो मुझे नहीं पता होगा। तो सर्च करने में, उसके बाद नोट्स बनाने में, उसके बाद चीज़ें बताने में कि कैसे क्या चीज़ बताना, उसके बाद क्या चीज़ स्किप करना है, कैसे क्या चीज़ करना है, उससे टोटल मिला के 3 घंटा मिनिमम है एक वीडियो को बनाने में। तो ईमानदारी से नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स बनाना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम टाइम आए मैं एनालिसिस करूं जीके सेक्शन और फिर आपको दिखाना पड़े कि यार ये वाला मैंने इस वाले वीडियो में ये चीज़ कराया था, नहीं करा। ये वाला मैंने यहाँ पे एडिशनल में चीज़ें बताई थी, नहीं नोट किया। ये वाला मैंने यहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा रिग्रेट फील ना हो, ठीक है। 30 क्लासेस तो देखना है, उसको रिवीजन करना मल्टीपल टाइम। तो जो भी गैप होता है ना, उस गैप में मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बोरिंग क्लासेस है, बट आगे जाके आप देखोगे इसका फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है, नुकसान नहीं। ओके, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं क्लास नंबर 10 में। टेक केयर।